नमस्कार दोस्तों। मैं पुनः जो है आकाश सिंह सहायक अभियंता सिविल आप लोगों के सम्मुख नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक लेक्चर लेने के बाद उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगे उनको लेकर के आया जाएगा। और मैं 30 क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए वो आप लोगों के सम्मुख ले आया हूं। और आप देखेंगे कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है ऑप्शन जब हमारे पास होते हैं, कैसे जो है क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा जाता है, क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन को कैसे कठिन बनाया गया है। और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम हो, जेई एई स्तर के, ऑब्जेक्टिव स्तर के जो भी एग्जाम होंगे उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन टाइम में। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चंस पे कम समय लें और उसका आउटपुट और जो रिजल्ट हो वो बेहतर हो। चलिए देखते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या यूनिकनेस था। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। जैसा कि आप देखिए मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन में सरफेस इरिगेशन इसमें हो नहीं सकता, लिफ्ट इरिगेशन होगा नहीं, स्प्रिंकलर इरिगेशन इसमें भी, सब सरफेस इरिगेशन यानी डायरेक्ट रूट में पानी देने की बात कही जा रही है। इसी के का एक फॉर्मेट होता है हमारा, जो वो होता है ड्रिप इरिगेशन। ये इसी का एक पार्ट है, ड्रिप इरिगेशन। इसकी हमने बताया था कि हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, तो ये हमारा विकल्प सही है। देखिए आप आंसर। नाउ on second question, maximum application rate by sprinklers is limited by what? First answer, the infiltration capacity of soil, the prevailing wind velocity, the quantity of water available, sprinkler irrigation। जाहिर सी बात है जो हमारी एप्लीकेशन रेट ऑफ स्प्रिंकलर्स होता है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल ज़्यादा इन्फिल्ट्रेबल होगी, उसमें से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट उसका ज़्यादा हाई होगा, जैसे मान के चलिए सैंडी सॉइल है तो उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी हाई है, तो वहाँ पे हमको उस हिसाब से स्प्रिंकलर्स का जो रेट होता है जो उसको हाई करके हमको रखना पड़ेगा। उसके बाद इसलिए विकल्प हमारा सही है। प्रिवेलिंग विंड वेलोसिटी इससे हमारा लेना देना नहीं, ये केवल आपको ये डिस्टर्ब करता है, इससे आपका रेट नहीं जस्टिफाई होता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इससे भी कोई मीनिंग नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन से, ये तो जैसे ही ऑप्शन बनाने के लिए दिया गया है पता चल रहा है। आंसर ए इज राइट। सुटेबल मेथड फॉर इरिगेटिंग हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड। जब हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड की बात की जा रही है तो उसके लिए जो हमारा सबसे बढ़िया जो इरिगेशन मेथड होता है वो आप देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन है। जैसा कि मैंने बीच में बताया भी था कि जहाँ पे हमारा, जब आप वर्ड पढ़िएगा मॉड्यूलेटिंग मतलब एक तरीके से आप ये भी देख लीजिएगा कि जो अंडुलेटिंग काफी जो लैंड होती हैं उस तरीके की जो लैंड होती है उसके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन, इरेगुलर वर्ड भी कई बार यूज करते हैं, इरेगुलर अगर हमारी टोपोलॉजी है तो उसके लिए भी हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन ही जो है आंसर रहता है। तो आपको कीवर्ड भी पकड़ना है कि आखिर कीवर्ड कौन सा यूज हुआ है, आगे हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन डू नॉट यूज ओपन डिचेस फॉर वाटर डिलीवरी। अब आप देखिए ओपन डिचेज, जो कौन सा ओपन डिच यूज नहीं करता है, तो आप देखेंगे फरो में ओपन डिच होता है, चेक इरिगेशन में ओपन डिच होता है, सब सरफेस इरिगेशन में भी आर्टिफिशियल है और नेचुरल है, तो इसमें भी जो नेचुरल होते हैं उसमें ओपन डिचेज होती हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, आपका आंसर ये भी कैंसिल हो गया, अभी कैंसिल हो गया, एलिमिनेट कर लिए, तो आपको आंसर मिला क्या? ट्रिकल इरिगेशन। एलिमिनेट हो गया, हमारे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारा सिंपल सी बात है ट्रिकल इरिगेशन बचता है। तो ट्रिकल इरिगेशन को जो हम बोलते हैं इसको हम ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। इसमें किसी डिचेस की आवश्यकता नहीं है, सीधे हमारा जो वाटर होता है वो पौधों के रूट जोन में डायरेक्टली होता है, तो ये आंसर हमारा सही हो गया। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर द एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रांग विंड्स इज। तो आप वर्ड पकड़ेंगे क्या है, पहला है वो लो रेनफॉल, दूसरा है स्ट्रांग विंड्स। तो स्ट्रांग विंड जहां पे होगी तो वहां स्प्रिंकलर तो आप कर नहीं सकते,
जाहिर सी बात है कि आप वाटर जो होगा एक पर्टिकुलर एरिया में ही करेगा। अगर विंड इधर से चलेगी तो इधर का अनइरिगेटेड रह जाएगा, और विंड इधर से चलेगा तो इधर का अनइरिगेटेड रह जाएगा, इरिगेटेड। तो ये होगा नहीं। अब दूसरी बात है, अब लो रेनफॉल है तो फरो तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है चैनल बना करके आप फरो बनाएं, पानी उसमें लगातार चाहिए। फ्री फ्लडिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो ज्यादा का पानी की आवश्यकता होगी, लो लो रेनफॉल हमारे एरिया की बात की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया? ड्रिप इरिगेशन। क्योंकि इसमें न विंड का इफेक्ट आएगा, और दूसरा पानी की कम हाईएस्ट एफिशिएंसी मिलती है, तो कम पानी की आवश्यकता भी होती है। चलिए अगला चलते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एन इरिगेशन मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसके कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। जैसे हम इसको पढ़े, पढ़ने के तरीका को देखिएगा। इट रिक्वायर्स इलाबोरेट प्रिपरेशन ऑफ लैंड बिफोर इरिगेशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा पढ़ेंगे, इट लीड्स टू एक्सेसिव इरिगेशन। अरे भाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन में तो हमको बहुत हल्के पानी की आवश्यकता होती है ना, पानी केवल रेनफॉल की तरह ऊपर से फुहारे के माध्यम से गिराया जाता है, और वाटर लॉगिंग। तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया है। कीवर्ड आपने पकड़ा एक्सेसिव इरिगेशन, तुरंत गलत कर दिया। अब बचे 3 और 4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड पावर रिक्वायरमेंट इज हाई। जाहिर सी बात है, आपको सब सेटअप करने में पैसा तो लगेगा ही, तो ये विकल्प सही हो गया। स्ट्रांग विल डिसरप्ट द रिक्वायरमेंट इज हाई। अब ये देखिए, जब विंड आपका जब ज्यादा वेलासिटी है तो रिक्वायरमेंट को हमारे डिसरप्ट तो करता ही है। मैंने जैसे ही बताया अभी पहले ही क्वेश्चंस में, इधर भी आपने देखा होगा कि विंड अगर हमारी इधर रहेगी तो डायरेक्शन अगर इधर है तो इधर का एरिया जो होगा वो अनइरिगेटेड होगा, तो डिसरप्ट कर देता है, डिसरप्शन हो जाता है इरिगेशन में। तो ये दो हमारा 3 और 4 विकल्प सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव, ओनली 3 नहीं, ओनली 2 स्टेटमेंट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट सुटेबल टू। जाहिर सी बात है, राइस। राइस में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो स्प्रिंकलर से तो हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर नहीं सकते। तो ये आंसर हमारा राइट है। बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम आपका बचेगा। इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द विड्थ ऑफ स्ट्रिप इज। ये देखिए, इसको बोलते हैं, हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या होता है कि ये डेटा सेंट्रिक है, ये डेटा सेंट्रिक होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब आप कई बार जो हमने पुराना लेक्चर जो इसके संबंध में लिया है, जब आप उसको पढ़ेंगे, 1 2 बार आप रिवाइज करेंगे, तो आपको वो डेटा जो है याद रहेगा, 10 से 20 मीटर। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते अपने दिमाग से, जब एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर्स याद रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे एसएससी जेई हुआ, या स्टेट लेवल के जेई एग्जामिनेशन होते हैं, वन लाइनर इस तरीके से आते हैं डेटा सेंट्रिक। देयर इज अ मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ वाटर इन वॉट। सीधी सी बात है, देखिए मैक्सिमम इसमें, सॉरी सॉरी, देयर इज अ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। मिनिमम वर्ड पकड़िएगा, मिनिमम वेस्टेज की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, मिनिमम वेस्टेज की बात की जा रही है, तो सबसे मिनिमम वेस्टेज किसमें होगा? स्प्रिंकलर मेथड में। बाकी सब में क्या होता है, हमको पानी भरना पड़ता है खेतों में। किसी में चैनल बना के, फरो बना के भरते हैं इसमें, और इसमें जो है बेसिन बना करके, बेसिन बना दिया जाता है, थाला जो होता है जिसे बना करके इसमें पानी भरा जाता है, बॉर्डर बना करके भरा जाता है। तो ये सब नहीं हो सकते, मिनिमम वेस्टेज इसी स्प्रिंकलर में होगा। आंसर इज राइट। द हाईएस्ट वाटर सेविंग मेथड ऑफ द इरिगेशन, मैंने बार बार कई बार लेक्चर में बताया कि अगर जहाँ पे हाईएस्ट एफिशिएंसी हो, हाईएस्ट वाटर सेविंग हो, तो वो हमारा मेथड होता है डायरेक्टली रूट जोन में प्रोवाइड करते हैं ड्रिप इरिगेशन। आगे चलते हैं। इन फरो इरिगेशन द डेप्थ ऑफ, वर्ड पढ़िए, देखिए की वर्ड, द डेप्थ ऑफ फरो। जो चैनल बनाते हैं उसका फरो का जो डेप्थ होता है वो कितना? 1 फीट बताया था ना, तो 1 फीट इसमें देखिए कहाँ है 1 फीट। 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है, तो इसको आप राइट मार के चले जाए। तो ये भी डेटा सेंट्रिक है, इसको आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, कई बार रिवाइज जब करेंगे तब ये चीजें आप आएंगी। अगला, ए मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज सीसीए। सीसीए मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया more than 10,000, between 2,000 and 10,000, between 10,000 and 1 lakh hectare. Answer is right, data center question 2,000 to 10,000 हेक्टेयर। 2,000 से अगर हमारा जो है, 2,000 से अगर हमारा जो 2,000 हेक्टेयर से अगर हमारा लेस है एरिया, अगर एरिया जो हमारा है वो अगर 2,000 से लेस है, तो ये हमारा स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारा 10,000 से बड़ा है ए, तो ये जो है हमारा जो ए है वो अगर बड़ा है 10,000 से, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट।
ये डेटा सेंट्रिक है, इसको लर्न बाई हर्ट हो जाइए, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस इरिगेशन मेथड। तो सरफेस इरिगेशन मेथड सिंपल सी बात है, सरफेस इरिगेशन मेथड यही नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है, बाकी बॉर्डर है ही, फरो है ही, और बेसिन है ही, तो ये आंसर हमारा राइट है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आप लोगों को याद कराना चाह रहे हैं कि जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये नॉट वर्ड बड़ा ही गड़बड़ होता है एग्जाम में। कम से कम आपके अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो ये मान के चलिए कि नॉट तो आपका दो पाँच छह क्वेश्चन तो गड़बड़ाने वाला है। तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि नॉट पूछा गया है या नहीं। हमेशा नॉट करके पूछ लेते हैं, या नॉट नहीं पूछेंगे तो कई बार पूछ लेते हैं अन लगा करके आगे बोल देंगे अनयूज्ड। तो ये जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं कई बार यूज करके वो क्वेश्चंस को गुमराह करते हैं। स्टूडेंट्स को पता रहता है कि ये तो आंसर मुझे पता ही है, और वो तत्काल जो है पॉजिटिव वाले सेट में चले जाते हैं, जैसे यानी विदाउट नॉट का वो आंसर, विदाउट नो का आंसर दे देते हैं, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस पे भी ध्यान देना, इससे आपके 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है सही हो जाएंगे। आगे देखिएगा, वेयर स्टीप लैंड इज अवेलेबल, द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड इज। जब स्टीप इरिगेशन की बात की जा रही है तो इसमें आप क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग करेंगे, सीधे फ्री फ्लडिंग कर देंगे, पानी जहां जहां जिसको मिलना होगा वो मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फरो इरिगेशन मैंने बताया, फरो में क्या होता है, एक नैरो डिच बनाई जाती है, डिच, नैरो डिच आप वर्ड यूज करेंगे इसमें, देखिए वाटर पासिंग थ्रू है, वाटर पासिंग थ्रू अ नैरो डिच, तो आंसर इज राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ फरो, दैट इज कॉल्ड एज फरो, नैरो डिच। ये कीवर्ड पकड़िएगा यहाँ पे, कीवर्ड से। इन एन ऑर्चर्ड ऑफ मैंगो, तो ऑर्चर्ड की बात की जा रही है, बगीचों की बात की जा रही है, तो सबसे बढ़िया मेथड कौन सा मैंने बताया ना, थाला बनाया जाता था, ऐसे बगीचे होते थे, इनका थाला बनाया जाता था। आम, साइट्रस, इन सब के बगीचे होते हैं, तो ये थाला बनाया, तो थाला को बेसिन बोलते हैं वर्ड, बेसिन से पकड़िएगा, थाला को हम बेसिन बोलते हैं, तो इसको आप बेसिन मेथड, आंसर इज राइट। अगला चलते हैं, व्हेन द क्रॉप आर ग्रोन इन ऑन अ रिजेस, वर्ड पकड़ेंगे हम यहाँ पे, कीवर्ड क्या है, रिजेस। तो जहां पे वर्ड आप रिजेस पकड़ेंगे तो सीधी सी बात है, आप आंसर जब भी मारने जाएंगे आप तत्काल जो है फॉरो मेथड को आप आंसर मार देंगे। जब आप ऐसे रीजेस बना करके, ऐसे ऐसे रीजेस होता है, पानी यहाँ बहता रहता है, मतलब यहाँ पे रीजेस पे जो होता है हमारा वो क्रॉप्स ग्रोन होती है, तो उस मेथड को आप बोल देते हो फरो, तो ये की वर्ड है रीजेस। जहां जहां रीजेस दिखे आप फरो मार दीजिए आंसर। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग मेथड आर एप्लीकेबल वाटर में बी सुटेबल फॉर रोलिंग लैंड। रोलिंग लैंड्स के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल जो मेथड हमारा है वो कौन सा है, वो हमारा होता है फ्री फ्लडिंग। सीधी सी बात है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद हो जाना चाहिए। रोलिंग लैंड मैंने कई बार बताया भी था कि क्यों होता है। तो फ्री फ्लडिंग मेथड हमारा इसीलिए एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा रोलिंग टेरेन होता है, एक तरह से ऐसे रोलिंग टेरेन होगा काफी, तो वहां पे हमारा फ्री फ्लडिंग कर देते हैं, पानी लगातार यहाँ पे पानी सप्लाई कर देते हैं, जहां जहां पानी होता है वो सीधे रूट जोन में सभी पौधों, काफी पानी की आवश्यकता होती है पर कर देना पड़ता है। आप देखे होंगे कभी बार नदियों का होता है, नदियों पे देखते होंगे, नदी के यहाँ पे पानी चल रहा होता है, तो नदी का जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे सूखा हो जाता है, वहां पे खेती बाड़ी की जाती है, तो ये रोलिंग लैंड होती है, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, ये फ्री फ्लडिंग मेथड होता है। ड्रिप इरिगेशन इज यूज्ड इन विच एरिया, जाहिर सी बात है जहाँ पे सूखा थोड़ा सा होगा क्षेत्र उस तरीके का, तो अरिड और सेमी अरिड, अरिड माने सूखा क्षेत्र, तो अगर हम उसको देखेंगे तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे बताया ना कि हाईएस्ट वाटर एफिशिएंसी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ridges रनिंग ऑन द साइड ऑफ वाटर डिशेज इन सर्टेन एग्रीकल्चरल फील्ड इज कॉल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे वर्ड फिल बोला गया ना, ridges पे जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फरो, फरो तुरंत आंसर मार देंगे। ये बहुत, ये कीवर्ड है, इसको पकड़िएगा, कई चीजों का कीवर्ड होता है, तो आप कीवर्ड पकड़ के आंसर्स बनाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन सही भी रहेगा। फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी, देखिए वर्ड क्या है, इरेगुलर टोपोग्राफी, अब द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन विल बी व्हाट, जाहिर सी बात है इरेगुलर टोपोग्राफी है, तो इरेगुलर टोपोग्राफी के लिए हम ये स्प्रिंकलर यूज करते हैं, तो आंसर हमारा राइट हो गया इरेगुलर टोपोग्राफी के लिए। वाइल्ड फ्लडिंग नहीं यूज करेंगे, वाइल्ड फ्लडिंग को जैसे देखिए कई बार होता है, वाइल्ड फ्लडिंग भी लोग मार देते हैं, दिमाग में आता है यार वाइल्ड फ्लडिंग कर दो, वाइल्ड फ्लडिंग इसके लिए नहीं यूज होता है हमारा। जब इरेगुलर टोपोग्राफी होगा तो हम स्प्रिंकलर यूज करेंगे, मोस्ट सुटेबल स्प्रिंकलर इस टाइम पे है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप वाइल्ड फ्लडिंग में
चले जाइएगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेसिफिक होता है वाइल्ड फ्लडिंग। जैसे आपका नदी होता है, तो नदी में पानी हमेशा क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फ्लो बना होता है, बाद में बताएंगे, एक मिनिमम फ्लो चाहिए होता है इसको जीने के लिए, तो वो पानी लगातार चलता रहता है, कई बार तो वाटर टेबल के बिलो भी पानी बहता है। एक हल्का सा सार बता रहा हूँ, जिस्ट समझिएगा इसको। जब हमारा फ्लड आता है एचएफएल पे, तो ये वाला जो बेल्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो अभी तक पानी नहीं पाया है, तो यहाँ पे पानी आता है, और यहाँ पे लोग क्या होता है, फसलों का उत्पादन करते हैं, यहाँ पे फसलों को उगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। तो ये जो वाइल्ड फ्लडिंग होता है, ये हमारा बेसिकली, ये डिपेंड्स करता है हमारा किस पे, फ्लड पे। ये स्पेसिफिक हो गया, दिस इज स्पेसिफिक। ये पर्टिकुलर, ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, ये जनरल नहीं है। तो जनरल की बात जब हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मोस्ट सुटेबल होता है, तो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को वहां पे तवज्जो देंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। नाउ कम ऑन द 22। कंटिन्यूअस, वर्ड कंटिन्यूअस पकड़िए, एंड कंट्रोल्ड। तो कंटिन्यूअस पेरेनियल, इसका मीनिंग होता है पेरेनियल, तो आंसर पेरेनियल। पेरेनियल माने शाश्वत होता है, जो लगातार बहता रहे, सदावाहिनी। तो एक तरीके से आंसर आप यहाँ से पकड़ लेंगे, कंटिन्यूअस एंड कंट्रोल वाटर पेरेनियल इरिगेशन। नाउ इरिगेशन सप्लाइड ओनली ड्यूरिंग फ्लड इज नोन एज। तो फ्लड का जो एक सिनोनिम्स होता है, वो होता है इनंडेशन। इनंडेशन खोजिए, यहाँ पे क्या है, इनंडेशन, ये दैट इज राइट आंसर। लीस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन इज। अब आप ही बताइए, ड्रिप तो हो नहीं सकता, स्प्रिंकलर हो नहीं सकता, बेसिन भी नहीं हो सकता, फ्लडिंग यहाँ पे है, एकदम प्री फ्लडिंग, दैट इज, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की बात की है। तो बॉर्डर स्ट्रिप मैंने बताया था ना, कि बॉर्डर स्ट्रिप जो हमारा बनाई जाती है, स्ट्रिप बनाई जाती है ऐसे से, तो यहाँ पे जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती है उनके लिए सुटेबल होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। फरो इरिगेशन, फरो इज मैंने सुटेबल फॉर फरो। फरो, इसमें भी रो बनाई जाती है, ऐसे से रो रो बनाए, ये भी किसके लिए है, रो क्राफ्ट्स के लिए आंसर। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम विच सिमुलेट्स रेनफॉल। अब देखिए, स्प्रिंकलर लगा रहता है, ऐसे ऐसे फुहारा गिरता रहता है, उसकी तरह, रेनफॉल की तरह। तो आंसर कौन सा हो गया, सिमुलेट। सिमुलेट्स मतलब जो कॉपी करता है रेनफॉल को। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा आपका दिस वन, स्प्रिंकलर। मेन डिसएडवांटेज, वर्ड पढ़िएगा, डिसएडवांटेज। मैंने कहा ना कि निगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं, अनयूज्ड, डिसएडवांटेज, और ऐसे से करके आ जाएगा डिसप्रपोर्शनेट। तो इन सबको ध्यान दे के पढ़िएगा, जब आप पढ़ा करें तो मेन डिसएडवांटेज पढ़िए, स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़िए, कीवर्ड्स हैं इसके। तो आप क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका जान जाएंगे, और उसको सॉल्व करने का आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, और गलती करने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आप देखिए डिसएडवांटेज स्प्रिंकलर इरिगेशन का, हाई वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन, नहीं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, हायर इनिशियल कास्ट। सही, जाहिर सी बात है, सिस्टम सेटअप करने के लिए कास्ट बहुत चाहिए होती है, तो ये आपका मेन डिसएडवांटेज है। ये भी होता है, इवेपोरेशन भी, वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन भी होता है, बट दिस कम्स ऑन द सेकेंड पॉइंट। क्यों, क्योंकि अमूमन ये होता है कि पानी की अवेलेबिलिटी हमारे पास रहती है, उतने पानी की अवेलेबिलिटी। तो इवेपोरेशन लॉस जो होगा वो बहुत कम ही होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इवेपोरेशन लॉस होता है, हम जितना पानी दिए और लगभग सबका पानी इवेपोरेट कर गया, ये भी नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि जो प्राथमिक दृष्टि से जो हम लोग नहीं लगाते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन सेटअप नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें पैसा शुरुआत में बहुत ज्यादा लगता है, तो पहली प्रॉब्लम जो समस्या खड़ी होती है वो इनिशियल कास्ट की आती है। जब ये करेंगे तब तो ये समस्या आएगी, उसके बाद इवेपोरेशन पे आप सोचेंगे। तो हमको मोस्ट सुटेबल पे जाना है, तो मोस्ट सुटेबल सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जब आप स्प्रिंकलर इरिगेशन के विषय में चाहते हो कि सेटअप करें, वो पहले आता है कि यार इतना रुपया खर्च होगा, और ये चीजें लगेंगी, तो करें या ना करें। इसलिए this one is the most suitable this one is the most suitable option for that. Okay, now main disadvantage of surface irrigation is, अब सबसे ज्यादा मेन डिसएडवांटेज जितने भी सब सरफेस इरिगेशन के जो होते हैं, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ये होता है कि पहले यार इसका कास्ट बहुत हाई होता है। अब ड्रिप इरिगेशन ही आप देख लो, ये इसका एक पार्ट है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि पाइप लगा रहता है, ये पाइप रहेगा, इससे पाइप पाइप पे जुड़ी रहती है, और पाइप जो है रूट जोन में पौधों के रूट जोन में डायरेक्ट पाइप लगी रहती है। तो हमारे जो पाइप वाइप लगे रहते हैं, इन सबका सेटअप करने में इतना पैसा लगता है, तो वहां पे आदमी सोचता जल्दी नहीं है।
इसीलिए सबसे बड़ी समस्या यही इसका है कि हाई इनिशियल कास्ट है। फिर चलते हैं चीपेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें कुछ नहीं लगाना उगाना है आपको है। तो ड्रिप में तो बहुत कुछ लगाना पड़ता है, तो ये चीपेस्ट हो जाएगी। स्प्रिंकलर में भी लगाना पड़ता है, स्प्रिंकलर लिफ्ट में भी मोटर वोटर पंप पंप लगाना पड़ता है, तो आंसर लो इरिगेशन। तो इसी के साथ आपके जो 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए, इनको आप रिपीट करते रहिएगा, लगातार रिवाइज करते रहिएगा। ये पक्का इससे ज़्यादा बाहर आपको एग्जामिनेशन में कुछ आएगा नहीं। और आप इजी वे में कोई भी एग्जाम जेई लेवल पे, ए लेवल पे, या स्टेट पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी है, ये एग्जाम आपको क्रैक करने में काफ़ी जो है इससे आपको मदद मिलेगी। दूसरा, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप उसके माध्यम से भी इसको रिवाइज करते रहिएगा। और रिवाइज करते रहेगा, और जो हमारा पुराना लेक्चर है उसको जैसे एक बार देख लिए हैं, दोबारा फिर देखिएगा जब एग्जाम से पहले। तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने में बहुत राहत भी मिलेगी। जब एक दो बार तीन बार आप रिवाइज नहीं करेंगे, चीजें रिटेन नहीं कर पाएंगे। या शुरू शुरू में लगता है कि यार ये तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था, ये क्या है, तो बार बार आता है, ये मुझे आता है। बट अब आप जब एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, जो वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ का एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, वो काफी डिफरेंट होता है। और उस कंडीशन में ये होता है कि आदमी सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को भी वो गड़बड़ कर देता है, मैं आपको बता दूं। इसलिए आप, जो मैंने आपको एग्जाम सॉल्व करने का एटीट्यूड बताया, एलिमिनेशन का बताया, कीवर्ड्स को पकड़ने की टेक्निक बताई, साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे नॉट वर्ड यूज करके या कोई निगेटिव टर्म्स यूज करके आपको एग्जाम में कैसे गुमराह किया जाता है, उससे आपकी जो एफिशिएंसी होगी क्वेश्चंस को सही करने की, वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। और एग्जाम में ये नहीं होता है कि आपको 100 में 100 मार्क्स लाने हैं। एग्जाम में अमूमन अभी तक तो यही देखा गया है कि 70-80% पे भी आदमी टॉप कर जाता है। तो इसीलिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो एफिशिएंसी पे आपकी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे होनी चाहिए। ना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना लेना। ये कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। हर जगह आजकल निगेटिव मार्किंग्स है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे इसी तरीके से लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद उसके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और आने वाले समय में आपको ये भी बता दूं, ऑब्जेक्टिव तक ही चीजें सीमित नहीं रखेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, चूंकि हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज 3 बार जो है हमने उसका मेंस लिखा और इंटरव्यू दिया, तो हमको ये पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें मेंस में कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है, तो उस पे भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव तक सीमित रहेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है, जब ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग के बिहाफ से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अभी आप वन लाइनर, स्टेट पीएससी, ट्रिपल एससी, जेई, एई, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर आज तक ज्यादातर हो गए हैं इंजीनियरिंग में, उस पर फोकस करिए और क्रैक करिए। बाद में जैसा आप लोगों का डिमांड होगा उस हिसाब से हम कन्वेंशनल का भी चैप्टर वाइज ले आएंगे, एक एक क्लासेस लेते रहेंगे कि कन्वेंशनल में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताना है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम भी आने वाला है। और उसमें आप लोग लगातार लग जाइए। और एसएससी जेई का एग्जामिनेशन तो हर साल होता ही है सेंट्रल लेवल पे। तो अपना एक एक चीज और नोट कराना चाहूंगा, क्योंकि मैंने काफी एग्जाम्स दिए हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये होता है, आप तैयारी करें। और तैयारी करने के बाद जैसे किसी एग्जाम को पर्टिकुलर कोई एक एग्जाम पे सेंट्रिक हो जाइए कि हमको ये एग्जाम क्रैक कर लेना है, तो लगातार उसके सिलेबस से टच रहिए। और जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं ओवरऑल हम सब कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो हमने हर एक चीजों को टच कर देंगे। लगभग जितनी चीजें होंगी सब चीजें टच कर दी जाएंगी। आपको केवल एक एक चीज करना है कि रिवाइज कर लेना है। उसको रिवाइज करने के बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको सॉल्व कर लेना है। एक बार नहीं, उसको कम से कम 10 बार आपको सॉल्व करना है एग्जाम से पहले। तब वो जाकर के आपके दिमाग में बैठ जाएगी, रिटेन रहेगी, और एग्जाम में आप जाकर के सफलता प्राप्त करेंगे, ये पक्का है। इसलिए तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम अगले वीडियो में आते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, और फिर उसका जो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अप्रोच मेरा वही सेम रहेगा। धन्यवाद।